होती है विराट नगर के राजा विराट सेन से। राजा विराट सेन एक बहुत ही बलवान और वीर योद्धा था। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। राजा विराट सेन के 4 बेटे थे और चारों ही बेटे देखने में बहुत ही सुंदर थे। वो अपने पिता की ही तरह बहुत ही बलवान थे। चारों राजकुमार अब जवान हो चुके थे। बल और साहस में वो चारों अपने पिता की परछाई थे। उन्हें अपनी ताकत और वीरता पर बहुत ही घमंड भी था। राजा विराट सेन अपने चारों बेटों को बहुत ही प्यार करता था। राजा जब भी कोई काम करते तो अपने चारों बेटों को बुलवाकर उनकी सलाह जरूर लेते थे। चारों राजकुमारों को जंगल में शिकार खेलना बहुत ही पसंद था और अक्सर वो शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करते थे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहने लगा, मेरे बेटों, अब तुम चारों जवान हो चुके हो, इसलिए अपनी मर्जी से तुम चाहे जहाँ पर घूम फिर सकते हो। लेकिन तुम लोग मेरी एक बात को कभी मत भूलना। तुम लोग जब भी शिकार खेलने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ कभी मत जाना। गलती से भी कभी दक्षिण दिशा की तरफ अपने घोड़े मत दौड़ाना। अगर भूलकर भी तुम में से कोई राजकुमार राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ चला गया तो वो किसी बड़े संकट में फंस जाएगा। राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ ना जाने का वचन देते हुए कहने लगे, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम आपकी बात को हमेशा याद रखेंगे और कभी भी राज्य के दक्षिण में शिकार खेलने के लिए नहीं जाएंगे। इस तरह से दिन गुजरे। चारों राजकुमार अपने पिता के द्वारा बताई गई दिशाओं में ही शिकार खेलने के लिए जाते थे। वो कभी भी राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गए। इसी प्रकार वो कई दिनों तक शिकार खेलते रहे। एक दिन की बात है जब राजा के चारों बेटे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। पूरा दिन वो शिकार ढूंढते रहे लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी तो चारों राजकुमार खाली हाथ ही अपने महल की तरफ लौटने लगे। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। इस बात से वे लोग बड़े ही निराश थे। अब वो काफी थक भी चुके थे। भूख और प्यास के कारण उनकी हालत भी खराब हो रही थी। चारों भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तब उनमें से सबसे छोटा भाई, जो कि स्वभाव से थोड़ा चंचल भी था, उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, एक बात जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें कभी भी शिकार पर जाने से मना नहीं किया, लेकिन फिर भी पिताजी ने हमें राज्य की दक्षिण दिशा में शिकार खेलने से क्यों मना किया है? आखिर इसमें क्या रहस्य है? पिताजी ने हमसे ऐसा कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि पिताजी ने बाकी तीनों दिशाओं के राजाओं को तो हरा दिया है, लेकिन वो दक्षिण दिशा की तरफ जो राज्य है उसके राजा से जरूर हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया है। तब बड़े राजकुमार ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा भाई बोला, भैया, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारे पिताजी दक्षिण दिशा की तरफ जो राजा है उनसे युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर से हमारे पिताजी ने हमें वहां जाने से मना किया है। मेरा तो मानना है कि हमें कल सुबह राज्य के दक्षिण दिशा में जाकर देखना चाहिए और इस भेद का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों युद्ध कला में माहिर हैं और हमारी वीरता के सामने भला कौन टिक पाएगा, बल्कि ऐसा करने से राज्य में हमारी और भी प्रशंसा होगी। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर बड़े भाइयों को भी यही लगने लगा कि शायद उनके पिता सचमुच दक्षिण दिशा की तरफ वाले राजा से युद्ध में हार गए होंगे। तब बड़े भाई ने कहा, ठीक है, कल हम सभी दक्षिण दिशा के जंगलों में जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि क्या सचमुच हमारे पिता किसी राजा से युद्ध में हार गए हैं। इस तरह से वो चारों भाई इस बात के लिए तैयार हो गए। ये बात तय करने के बाद चारों राजकुमार अपने महल में वापस लौट आए। खाना खाकर वो अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी,
आज शिकार करने के लिए हमारे कुछ मित्र भी आ रहे हैं, इसलिए हमें लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर हमें ज्यादा देर हो गई तो आप चिंता मत कीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटों, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी तुम ये कोशिश करना कि जल्दी ही वापस लौट आएं। इसके बाद वो चारों भाई शिकार करने के लिए निकल पड़े। वो चारों भाई राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे। कुछ देर तक चलने के बाद वो अपने राज्य की सीमा से बाहर आ चुके थे। राज्य की सीमा पार करने के बाद चारों राजकुमारों ने अपने साथ लाए हुए घोड़े वहीं पर छोड़ दिए। उन चारों ने अपना भेष बदला और साधारण कपड़े पहनकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। चारों भाई पैदल पैदल चलते हुए जंगल के रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। जब वे लोग बहुत दूर निकल आए, जहाँ पर जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था, उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धूप में पैदल चलते चलते चारों राजकुमारों को बहुत जोर से प्यास लगने लगी थी। तब चारों राजकुमार एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी। जंगल में उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला। इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत ही अंधेरा हो गया था। तब छोटा राजकुमार उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे जंगल में ही थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई दिया। ये एक कच्चा घर था। उसके बाहर आग भी जल रही थी। छोटे भाई ने जब घने जंगल में एक घर देखा तो झट से वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने बड़े भैया से कहने लगा, भैया अब चिंता की कोई बात नहीं, आपकी प्यास अब बुझने ही वाली है। बड़े भाई ने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया जो तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भैया मैंने देखा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कच्चा मकान है और वहाँ पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं, तो वहाँ पर हमें पानी जरूर मिल सकता है। छोटे भाई की ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। अब वो चारों उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुएं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगे, कहने लगे, अब तो हम जी भरकर पानी पिएंगे। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो देखा कि कुआं पानी से भरा हुआ था, मगर पानी बहुत ही नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वे चारों सोचने लगे कि भाई पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के पानी कैसे निकालेंगे, और अगर जल्दी ही हमें पानी ना मिला तो हम प्यास से यही मर जाएंगे। तब छोटे भाई ने कहा, मैं जाकर घर में पूछता हूँ, यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो जरूर घर के अंदर रस्सी भी होगी। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उस घर में से रस्सी लेकर आओ। बाकी तीनों भाई वहीं कुएं के पास रुक गए और छोटा भाई रस्सी लेने के लिए उस घर के दरवाजे पर गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई कि क्या इस घर में कोई रहता है तो हमें रस्सी दे दीजिए, ताकि हम कुएं से पानी निकाल कर पी सकें। जैसे ही छोटे भाई ने आवाज लगाई तो घर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली। राजकुमार ने उस लड़की से विनती की और कहा, सुनिए, हम चारों भाई प्यास के मारे बहुत ही व्याकुल हैं। मेरे बाकी भाई इस समय उस कुएं के पास बैठे हैं। आप मेहरबानी करके हमें एक रस्सी दे दीजिए ताकि हम पानी पी सकें। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और छोटा राजकुमार भी बहुत ही रूपवान था। लड़की राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी कि आज तो घर पर बैठे ही राजकुमार चलकर आया है। इस खूबसूरत नौजवान को तो मैं अपना पति बनाऊंगी। वो लड़की दरवाजे पर खड़े खड़े राजकुमार को देखते ही रह गई। राजकुमार ने कहा, आपकी सोच में पड़ गई, अगर आपके पास रस्सी है तो मुझे दे दीजिए। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूँ। ये कहते हुए वो सुंदर लड़की घर के अंदर चली गई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, बहन, एक नौजवान आया है जो देखने में कोई राजकुमार सा लगता है। वो दरवाजे पर खड़ा है और रस्सी मांग रहा है। बेचारे का प्यास के मारे बुरा हाल है। इतनी बात सुनकर
उसकी बड़ी बहन भी दरवाजे पर आ गई और राजकुमार को देखने लगी। तब राजकुमार ने कहा, देवी जी, अगर आपके घर में रस्सी है तो कृपया करके दे दीजिए, ताकि हम चारों भाइयों के प्राण बच जाएं। छोटे भाई की बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर उस शर्त को आपने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी जरूर देंगी, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम खुद आपको पानी पिलाएंगी और हमारे घर में आराम करने के लिए आपको चारपाई भी देंगी। छोटे राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप रुकिए, मैं पहले अपने बाकी भाइयों से पूछ लेता हूँ। वो जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। छोटा भाई भागता हुआ अपने बाकी भाइयों के पास आया और उन्हें सारी बात बताई कि भाइयों, पानी तो हमें पीने को मिल जाएगा, मगर उन लड़कियों की कुछ शर्त है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी शर्त मान लेते हैं तो हमें पानी भी पीने को मिलेगा, खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। असल में चारों राजकुमार बहुत ही प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो तो बस पानी पीकर अपनी जान बचाना चाहते थे। बड़े भाई ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उनकी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं। इस तरह से अपने तीनों भाइयों की रजामंदी लेकर छोटा भाई वापस उस घर के दरवाजे पर आ गया और कहने लगा कि हमारे जो बड़े भैया हैं वो आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उन लड़कियों में से सबसे बड़ी बहन कहने लगी, नौजवान, हमारी शर्त ये है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत ही सुंदर हैं। अभी तक हम कुंवारी हैं, क्योंकि आज तक हमें तुम्हारे जैसे सुंदर और बलवान पुरुष नहीं मिले। अगर तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो तो हम तुम्हें अपने घर में बिठाकर पानी भी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खिलाएंगे और आराम करने के लिए नरम मुलायम बिस्तर भी मिलेगा। राजकुमार हैरानी से उस लड़की की बात सुनता रहा और फिर सोचने लगा कि ये कैसी शर्त है। बिना माता पिता की आज्ञा के हम चारों भाई शादी कैसे कर सकते हैं। छोटा राजकुमार वापस अपने भाइयों के पास आया और उन्हें ये अजीब सी शर्त बताई कि वे 4 बहनें हैं और हमें उन चारों बहनों से शादी करनी है, तभी हमें पीने को पानी मिलेगा, नहीं तो हमें प्यासा ही मरना पड़ेगा। तब उनमें से एक भाई कहने लगा, अगर हमने उनसे विवाह किया तो हमारे पिताजी हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पिता तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियों से करना चाहते हैं। बड़े भाई ने कहा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित रहेंगे तभी तो हमारा विवाह हमारे पिताजी की इच्छा के अनुसार हो सकेगा, क्योंकि अगर जल्दी ही हमें पानी ना मिला तो हम वैसे भी प्यासे ही मर जाएंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि पिताजी से क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, हम एक नहीं बल्कि कई विवाह कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इसलिए पहले इन लड़कियों की बात मानकर हमें पानी पीकर अपनी जान बचानी चाहिए। अब चारों राजकुमार उन चारों सुंदर लड़कियों से शादी करने को तैयार हो गए। वे सभी उन लड़कियों के पास गए और कहा कि हम चारों भाई आप चारों बहनों से विवाह करने को तैयार हैं, कृपया करके आप हमें पानी पिला दीजिए। ये सुनकर वो चारों बहनें बहुत ही खुश हुईं और फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से चारों राजकुमारों को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जब चारों भाइयों की जान में जान आई तो उसके बाद उन लड़कियों ने झटपट बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए और चारों भाइयों को भरपेट खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद लड़कियां उन राजकुमारों से कहने लगी कि हमने आपको खाना भी खिला दिया और पानी भी पिला दिया, अब हम विवाह की तैयारी करती हैं और आप भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए। बड़े भाई के मन में ये विचार आया कि जिस चीज की हमें जरूरत थी वो तो हमें मिल गई, अब अगर हम इनकी कोई शर्त ना भी माने तो ये लड़कियां हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं। हम चारों इतने बलवान हैं कि इन कोमल लड़कियों को आसानी से उठाकर पटक देंगे। ये सोचकर वो कहने लगा, सुनो लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना, हमने तो पानी पीने के लिए तुम्हें ऐसा कहा था। असल बात तो ये है कि अपने पिता से बिना पूछे
हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उन राजकुमारों की ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियां जोर जोर से रोने लगीं। तभी एक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। वो कहने लगी, क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तब उनमें से एक बहन ने बुढ़िया की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा, ये चारों राजकुमार हमसे शादी करने को तैयार थे, परंतु अब ये हमें धोखा दे रहे हैं, शादी करने से साफ मना कर रहे हैं। ये सुनकर बुढ़िया ने चारों राजकुमारों की तरफ गुस्से से देखा और फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी। असल बात तो ये थी कि ये बुढ़िया एक जादूगरनी थी और वो चारों लड़कियां इसकी बेटियां थी। तब बुढ़िया ने राजकुमारों से कहा, अगर तुमने मेरे फूल जैसी बेटियों की बात नहीं मानी तो अभी के अभी मैं तुम सबको बकरा बना दूंगी। ये कहते हुए बुढ़िया जादूगरनी ने हवा में अपना हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और फिर सबसे बड़े राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए उसने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल सबसे बड़ा भाई एक बकरे में बदल गया। ये देखकर बाकी तीनों भाई हक्के बक्के रह गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। बुढ़िया ने कहा, सुनो लड़कों, अगर तुमने एक पल की भी देरी की तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसा मेरी बेटियां कहती हैं वैसा ही करो। अब राजकुमार ये समझ चुके थे कि वो किसी दुष्ट जादूगरनी के चंगुल में फंस चुके हैं। उन्हें यही लग रहा था कि अब जादूगरनी की बात मानने में ही भलाई है। तब छोटे भाई ने कहा, अम्मा जी, ठीक है, हम आपकी बेटियों से शादी करने को तैयार हैं, परंतु आप पहले हमारे बड़े भैया को फिर से इंसान बना दीजिए। छोटे भाई की ऐसी विनती सुनकर बुढ़िया ने बड़े भाई को फिर से बकरे से इंसान बना दिया। अब डरे सहमे चारों राजकुमार उन लड़कियों से शादी करने को तैयार थे और कहने लगे, सुनो देवियों, हम चारों भाई आपसे शादी करने को तैयार हैं, हमें माफ कर दीजिए। और फिर उन चारों भाइयों का विवाह उन चार लड़कियों से हो गया। बूढ़ी जादूगरनी ने उन चारों भाइयों को धमकाते हुए कहा, सुनो लड़कों, अगर तुमने कभी गलती से भी इस जंगल को पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। और फिर चारों राजकुमार अब अपनी पत्नियों के साथ वहीं पर रहने लगे। थोड़ा समय जब बीता तो चारों राजकुमार भी ये शादी करके बहुत ही खुश थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते। बूढ़ी जादूगरनी उनका पूरा ख्याल रखती, उन्हें वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वे सभी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ मजे से रहने लगे। उनकी जरूरत की हर चीज वहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर भी चारों राजकुमार अक्सर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे, परंतु कभी भी वो उस जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि बूढ़ी जादूगरनी का खतरा हर समय उन पर बना रहता था। परंतु फिर भी उनके दिन बड़े ही मजे से बीत रहे थे। वे सभी स्वादिष्ट पकवान खा खा कर तगड़े होते जा रहे थे, परंतु उनका सबसे छोटा भाई इतना सब खाने पीने के बावजूद भी बिल्कुल पतला ही होता जा रहा था। जब तीनों बड़े भाइयों ने देखा कि उनका छोटा भाई इतना दुबला पतला हो गया है, तो आखिरकार बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई से पूछा, भाई आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, हमें यहाँ पर इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है, उसके बाद भी तुम सूखते ही जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तब छोटा राजकुमार बोला, भैया मेरी पत्नी मुझे प्यार से खाना नहीं खिलाती, मैं जब भी उसके साथ खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो वो दूसरी तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देती है और फिर उसे रोता हुआ देखकर मुझसे खाना खाया नहीं जाता और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वो मुझे इसका कारण भी नहीं बताती। बड़े भाई ने कहा, इस बात के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी, भला वो तुम्हें खाना खिलाते समय ऐसे ही क्यों रोएगी? तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर क्या बात है। तब छोटे भाई ने कहा, भैया मैंने 1000 बार उससे पूछा कि वो क्यों रोती है, परंतु वो कहती है कि बस मेरी आदत है और कोई ना कोई बहाना बनाकर वो बात को टाल देती है। भैया इसीलिए मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। दूसरा कारण ये है कि मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती है। माँ और पिताजी की याद आने की वजह से मैं बहुत ही उदास रहता हूँ।
तब बड़े भाई ने कहा, ठीक है भाई, आज जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें खाना खाने के लिए दे तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि मुझे तुम अपने रोने का कारण बताओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और यूं ही भूखा मर जाऊंगा। छोटा भाई कहने लगा, नहीं भैया, मुझे भूखा नहीं मरना, मैं तो पहले ही इतना कमजोर हो चुका हूँ, एक दिन भी अगर मैं भूखा रह गया तो मर ही जाऊंगा। बड़े भाई ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखा नहीं मरना, तुझे तो सिर्फ उसके सामने नाटक करना है और ये भेद पता करना है कि वो तेरे खाना खाते समय रोती क्यों है। अब ये बात छोटे भाई की समझ में आ चुकी थी। उस दिन जब रात हुई तो छोटे भाई की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। जैसे ही छोटे भाई ने खाना खाना शुरू किया तो उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी। तब छोटे भाई ने पूछा, प्रिय, तुम रो क्यों रही हो? जब भी मैं खाना खाता हूँ तुम रोने लगती हो, आज तो तुम मुझे ये भेद बता ही दो। पत्नी बोली, नहीं राजकुमार, मैं तो बस यूं ही रोती हूँ, ये तो मेरी आदत है, आप कृपया करके अपना खाना खा लीजिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, आज अगर तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं पतिदेव, आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको अपने रोने का कारण बता ही देती हूँ। तब छोटे भाई की पत्नी उसे बताने लगी, राजकुमार, जैसा कि आपको पता है कि हमारी माँ एक जादूगरनी है और वो अपने जादू के बल पर कुछ भी कर सकती है, परंतु एक दूसरा सच ये भी है कि अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो इंसानों की बलि देती है और आने वाले अमावस की रात को वो आप चारों में से किसी एक भाई की बलि देगी और एक एक करके आप चारों भाइयों की बलि दे दी जाएगी। वो अपनी जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, नहीं तो उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं। मेरी तीनों बड़ी बहनें इस काम में मेरी माँ की सहायता करती हैं, परंतु मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस मैं इसीलिए रो रही थी कि जब एक एक करके आप चारों भाइयों की बलि दे दी जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ और आपके साथ ही जीवन गुजारना चाहती हूँ। इस बात को लेकर मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ कि मेरी बहनों और मेरी माँ के कारण आप मुझसे दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर छोटा भाई कहने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे और मेरे भाइयों के प्राण संकट में हैं। क्या तुम्हारी माँ और बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैं आपको और आपके भाइयों को अपनी बहनों और माँ से बचा सकती हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है और आप चारों भाइयों को मेरी वो शर्त माननी होगी। अगर आप मेरा साथ देने को तैयार हों तो मैं आप सभी को मरने से बचा सकती हूँ। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद छोटे राजकुमार ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ कि अगर वो लोग भी तुम्हारी शर्त मानने को तैयार होंगे तो फिर मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद छोटा राजकुमार जब अपने भाइयों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो मौका पाकर वो अपने भाइयों से कहने लगा, बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि वह क्यों रोती है। उसके रोने का कारण ये है कि बूढ़ी जादूगरनी किसी भी समय एक एक करके हम सभी भाइयों की बलि दे सकती है। ऐसा वो अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती है। बड़े भाई ने कहा, तो भाई, इस संकट से बचने का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम अपनी पत्नी से इस बारे में पूछो कि क्या हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। तब छोटे राजकुमार ने कहा, भैया, मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है। उसने बताया है कि वो हम लोगों को मरने से बचा सकती है, परंतु उसकी एक शर्त है। तब मंझले राजकुमार ने कहा, भाई, तू उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आज फिर से तू एक शर्त लेकर आया है। जाकर कह दे अपनी पत्नी से कि हमें उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अरे भाइयों, ये समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है। अगर वो लड़की हमारी जान बचा सकती है तो हमें उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। छोटे भाई, हम तुम्हारी पत्नी की हर शर्त मानने को तैयार हैं और अपनी पत्नी से कह दो कि वो हम सब की जान बचा ले।
तब छोटा भाई अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरे बड़े भैया ने कहा है कि हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तुम ये बताओ कि हमें क्या करना होगा, तुम्हारी शर्त क्या है? पत्नी कहने लगी, पतिदेव, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मरते दम तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राणों की भी रक्षा करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। छोटा राजकुमार बोला, प्रिय, अगर तुम मेरी जान बचा रही हो और अपनी बहनों के साथ धोखा कर रही हो तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हम जरूर करेंगे। तुम बस मुझे ये बताओ कि हमें करना क्या है। उसकी पत्नी कहने लगी, आप लोग जब अगली बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं तो आप चारों राजकुमार एक साथ जाइएगा और फिर आप लोगों को वहां जंगल में जाकर अपने आप को घायल करना होगा। वापस आकर जब मेरी बहनें और माँ आपसे ये पूछेंगी कि जंगल में ऐसा क्या हुआ और आप लोग घायल कैसे हुए, तब आप ये बताना कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे और वो बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे। उन लुटेरों ने आप पर हमला किया और आपको घायल कर दिया और फिर वो घोड़े दौड़ाते हुए यहाँ से चले गए। आप लोगों ने उनका पीछा किया, परंतु वे लोग बड़ी ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे। अगर आप लोगों के पास भी तेज दौड़ने वाले घोड़े होते तो आप उनका पीछा करके उन्हें अच्छा सबक सिखा देते। तब मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि आप क्या चाहते हैं। तब आपको बोलना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए और मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी। और वे घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं हैं, वे ऐसे घोड़े हैं जो पलक झपकते ही आपको इस जंगल से पार लगा देंगे। और मेरी माँ यानी बूढ़ी जादूगरनी को इतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो आप लोगों को अपने जादू के बल पर रोक पाए, क्योंकि वे घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं हैं। अगर आप लोग एक बार जंगल से निकल गए तो मेरी माँ के जादू का असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि उसका जादू इस जंगल की सीमा तक ही है। इसके बाहर उसके जादू का कोई असर नहीं है। जंगल की सीमा से बाहर उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। अगर आपने एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी माँ और मेरी बहनें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इस तरह से आपके प्राण बच जाएंगे। छोटे भाई को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई और वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया, उनको सारी योजना समझा दी। अगले दिन वे चारों राजकुमार शिकार खेलने के बहाने से जंगल में चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने एक दूसरे को घायल किया। इसके बाद वे घर वापस आ गए। उनकी पत्नियों ने जब ये देखा कि उनके पति बुरी तरह से घायल हैं, तो पूछने लगी कि आपकी ऐसी हालत किसने की? इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत जो हमारे पतियों के साथ ऐसा करे? चारों भाइयों ने बताया कि जंगल में आज लुटेरे आ गए थे। उनके पास बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। उन्होंने हम पर हमला किया और हमें घायल कर दिया और फिर अपने घोड़े दौड़ाते हुए सरपट वहां से दौड़ गए। अगर हमारे पास भी तेज दौड़ने वाले घोड़े होते तो हम उनका पीछा करके उन्हें अच्छा सबक सिखा देते, परंतु हम तो पैदल थे, इसीलिए हम उनसे हार गए। तब पत्नियां कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी माँ से कहकर लुटेरों को आपके कदमों में पटक सकती हैं। राजकुमारों ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ एक औरत है और अगर वो हमारे दुश्मनों को दंड देगी तो इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। सब लोग यही कहेंगे कि राजकुमार तो बहुत ही डरपोक हैं, जो अपने दुश्मनों को किसी औरत से पिटवाते हैं। अच्छा, तो हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? राजकुमार बोले, बस तुम इतना करवा दो कि तुम्हारे पास जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वो हमें दिलवा दो, ताकि अगर दोबारा से वो लुटेरे हम पर हमला करें तो हम उनका पीछा करके उन्हें खत्म कर सकें और घोड़े मिल जाने पर हम तुम्हारे लिए बढ़िया से बढ़िया शिकार भी करके ला सकेंगे। अपने पतियों की बात सुनकर लड़कियों ने सोचा कि ये ठीक कह रहे हैं और इन लोगों को घोड़े दे देने चाहिए। तब बड़ी बहन ने अपनी सबसे छोटी बहन से कहा, बहन, हमारे पास जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वो इन लोगों को दे दो। तब सबसे छोटी बहन चारों राजकुमारों को लेकर अस्तबल में गई और उन्हें सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दिए। इसके बाद जब अगले दिन चारों राजकुमार
उन घोड़ों को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो छोटी बहन भी सबसे नजरें छुपाकर उनके साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर छोटे भाई ने अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठाया और फिर चारों भाइयों ने घोड़े को एड़ लगा दी। सचमुच घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ने लगे और पलक झपकते ही वे लोग उस जंगल की सीमा से बाहर चले गए। अब वो चारों भाई और सबसे छोटे भाई की पत्नी बिल्कुल सुरक्षित जंगल से बाहर निकल चुके थे। बुढ़िया जादूगरनी को इतना समय ही नहीं मिला कि वो उन चारों भाइयों का बाल भी बांका कर सके। चारों भाई बहुत ही खुश थे और वे सुरक्षित अपने राज्य को वापस लौट गए। जब वे लोग महल में वापस लौटे तो उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे। छोटा भाई भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था और इस तरह से चारों राजकुमार सुरक्षित अपने महल में वापस लौट आए। एक दासी की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक गरीब लड़की की है जिसका नाम राधा था। राधा एक बहुत ही साधारण परिवार से थी जहां उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करते हुए अपना गुजारा करते थे। राधा के माता पिता की छोटी सी जिंदगी में बहुत संघर्ष था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। राधा को हमेशा से ही एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव से बाहर जाएगी, कुछ बड़ा करेगी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। लेकिन यह सपना उसके लिए सिर्फ एक कल्पना था, क्योंकि उसका जीवन निर्धनता और कठिनाइयों से घिरा हुआ था। राधा जब छोटी थी तब उसकी माँ उसे बहुत प्यार से समझाती थी, बिटिया तुझे हमेशा ईमानदारी से काम करना होगा, मेहनत से ही तुझे अपने सपनों को पूरा करना होगा। राधा अपनी माँ की बातों को हमेशा दिल से सुनती और अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करती। उसकी माँ का सपना था कि राधा एक दिन अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके एक सम्मानित जगह पर पहुंचेगी, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसकी राह में रुकावट बनती जा रही थी। गांव में हर कोई गरीब था और गांव की स्थिति भी बहुत खराब थी। सरकारी स्कूल बहुत दूर था और हर परिवार के पास बच्चों को पढ़ाने का साधन नहीं था। राधा की माँ ने कई बार सोचा कि अगर वह अपनी बेटी को पढ़ा सकती तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वह खुद भी इस मामले में बहुत कमजोर थी। इसके बावजूद राधा का हौसला कभी नहीं टूटा। वह हर दिन अपने छोटे से घर के आंगन में पढ़ाई करती, कभी खेतों में काम करने जाती और फिर घर के कामों में मदद करती। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। यह आयोजन राजा के महल द्वारा आयोजित किया गया था, जहां आसपास के गांवों के लोग भी आ सकते थे। राधा की माँ ने सोचा कि शायद वहां कुछ ऐसा हो जो राधा के लिए अच्छा हो। राधा भी उत्साहित थी क्योंकि यह एक सुनहरा मौका था। हालांकि वह जानती थी कि इस आयोजन में उसे कोई विशेष महत्व नहीं मिलेगा, फिर भी उसने इस अवसर का फायदा उठाने का निश्चय किया। महल में आयोजित इस आयोजन के दौरान राधा ने राजा को देखा। राजा का नाम जयवीर सिंह था, जो अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा के महल में होने वाले इस आयोजन में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे और राजा खुद उनकी मदद करने की कोशिश करता था। राधा ने भी देखा कि लोग राजा से मिलकर अपनी दिक्कतें बता रहे थे और राजा सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह भी यह सोचने लगी कि एक दिन वह भी अपनी समस्याओं को राजा से कह सकेगी और शायद उसकी जिंदगी बदल सकेगी। समारोह के दौरान राधा की नजरें कहीं ना कहीं राजा पर टिक गईं। वह उसकी शख्सियत, उसकी शांति और उसकी सहानुभूति से प्रभावित थी। लेकिन एक साधारण गांव की लड़की जो एक दासी के परिवार से थी, उसके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि कभी वह राजा के महल में कदम रखेगी। समारोह खत्म होने के बाद राजा ने सभी लोगों से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। वह अपना काम खत्म करके महल की ओर लौटने लगा। अचानक राधा का ध्यान एक छोटे से मामले में आ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो उसकी तरह गरीब थी, गिर गई और बहुत जोर से रो रही थी। राधा बिना किसी संकोच के दौड़कर उस लड़की के पास गई और उसकी मदद की। उसने लड़की को उठाया और उसे शांत किया। यह दृश्य राजा की नजरों में आ गया। राजा जयवीर सिंह ने देखा कि राधा ने बिना किसी स्वार्थ के उस लड़की की मदद की। उसके दिल में इस लड़की के लिए कुछ खास महसूस हुआ। वह उसे पहचानने के लिए महल में बुलाने का विचार करने लगा। राजा ने अपनी गार्ड से कहा, वह लड़की जो वहां खड़ी है उसे मेरे पास लाओ। गार्ड ने राधा को राजा के पास बुलाया। राधा थोड़ा घबराई हुई थी,
लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि राजा उसे क्यों बुला रहा है। राजा ने राधा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम में एक खास गुण है जो बहुत कम लोगों में होता है। राधा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, धन्यवाद महाराज, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। राजा ने फिर कहा, तुम्हारे दिल में दया और सहानुभूति है। तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें महल में एक काम देने का प्रस्ताव करता हूँ। राधा के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ काम करने के योग्य हूँ। मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। राजा ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी अच्छाई मुझे प्रभावित करती है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम सिर्फ यहाँ काम करो और हम तुम्हें अपने महल में उचित स्थान देंगे। राधा के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि यह अवसर उसका जीवन बदल सकता है। वह दिन आया जब राधा महल में काम करने आई। उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी और वह अब खुद को एक महल में पाती थी। राधा के लिए यह एक नए संसार का आरंभ था, लेकिन यहाँ उसकी एक और चुनौती थी। राजा का राजकुमार अर्जुन सिंह, जो महल का युवराज था, उसे देखकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। अर्जुन ने राधा को पहली बार देखा था जब वह महल में काम करने आई थी। उसकी सादगी और खूबसूरती ने अर्जुन को आकर्षित किया और वह धीरे धीरे राधा की ओर आकर्षित होने लगा। अर्जुन ने राधा को अपनी नजरों से देखा और कुछ समय बाद उसने उसे महल के बगीचे में अकेले देखा। वह उससे मिलने के लिए उत्सुक था। अर्जुन ने राधा से कहा, तुम यहाँ महल में काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है। राधा घबराते हुए कहने लगी, महाराज, मैं केवल अपना काम करती हूँ, कुछ नहीं। अर्जुन ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारी सादगी और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन राजा को यह नहीं पसंद था। उसने देखा कि उसका बेटा राजकुमारी से ज्यादा राधा की ओर आकर्षित हो रहा था। राजा ने अपने बेटे से इसे लेकर कई बार बात की, लेकिन अर्जुन ने राजा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह राधा के साथ और समय बिताना चाहता था। अब यह कहानी एक नई दिशा में बढ़ने वाली थी, जहां प्यार, परिवार और रिश्तों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला था। यह तो केवल शुरुआत थी और राधा के जीवन में आने वाली मुश्किलें, उसके संघर्ष और राजा के परिवार की दुराहतें आगे आने वाली थी। लेकिन वह भी यह जानती थी कि जो भी होगा वह अपने सपनों की ओर बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी उसे रोकने की कोशिश करे। महल में राधा का दिन अब बहुत बदल चुका था। पहले वह गांव में अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती थी, लेकिन अब उसे महल के दरबार में काम करने का मौका मिला था। ये एक सपना जैसा था, लेकिन उसे इस नए जीवन की चुनौतियां भी नजर आने लगी। राजा के महल में बहुत सारे नियम और परंपराएं थीं और राधा को इन सब का पालन करना था। राजकुमार अर्जुन का राधा की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर महल के बगीचे में राधा से मिलने के लिए आता। एक दिन बगीचे में दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। अर्जुन ने राधा से कहा, तुम बहुत सादगी से जीती हो और तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है। राधा ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं केवल अपना काम करती हूँ। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम अपनी सादगी में ही खास हो। तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह जानती थी कि वह राजकुमार से अलग है और वह कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन अर्जुन का उसके प्रति आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा था। वह राधा से छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था, जैसे कि वह क्या करती है, उसकी पसंद क्या है और वह किस तरह का जीवन जीना चाहती है। राधा के मन में भी अर्जुन के प्रति कुछ न कुछ बदलाव आने लगे थे, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि एक दासी का प्यार और एक राजकुमार का प्यार कभी समान नहीं हो सकता। महल में राधा का काम बढ़ने लगा था। वह अब महल के बगीचे की देखभाल करने लगी थी और साथ ही कुछ अन्य काम भी उसे दिए गए थे। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसके मन में अर्जुन को लेकर कुछ न कुछ सवाल रहते थे। राजा जयवीर सिंह ने धीरे धीरे महल में राधा पर अपनी नजरें रखना शुरू कर दिया था। उसे यह एहसास हो गया था कि अर्जुन का राधा के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। राजा ने अर्जुन को कई बार चेतावनी दी कि वह राधा से दूर रहे, लेकिन अर्जुन ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। एक दिन राजा ने अर्जुन से सख्त शब्दों में कहा, तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से होना चाहिए।
राधा केवल एक दासी है और वह तुम्हारे समाज के स्तर से बहुत नीचे है। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन उसका दिल राधा के पास था। एक शाम अर्जुन ने राधा से मिलने का फैसला किया। वह बगीचे में राधा से मिलने गया, जहां वह आम तौर पर फूलों को सींचने और महल की देखभाल करने का काम करती थी। अर्जुन ने राधा से कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच बहुत फर्क है, लेकिन क्या तुम कभी मेरे साथ चलने का विचार करोगी? राधा ने चौंकते हुए कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप राजकुमार हैं और मैं एक साधारण दासी हूं। हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता राधा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए कीमती है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। राधा के दिल में यह शब्द गूंज रहे थे, लेकिन उसने अपनी स्थिति को समझते हुए कहा, महाराज, आप राजकुमार हैं और आपको अपनी जिंदगी में एक राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। मैं एक दासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, राधा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना होगा, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि हमें अपने दिलों को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। राधा ने सिर झुका लिया और उसका दिल भारी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अर्जुन से कहा, महाराज, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे अपने घर और परिवार की याद आती है और मुझे यह एहसास है कि मैं महल में एक दासी के रूप में कभी नहीं रह सकती। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बदल दूंगा। यह बात राधा के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। उसने अर्जुन की बातों को समझा, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर वह महल में रहेगी तो उसकी जिंदगी में कई और मुश्किलें आएंगी। उसने सोचा कि अगर वह अर्जुन के साथ भाग जाएगी तो राजा और बाकी लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा वह जानती थी कि उसकी स्थिति और उसकी पहचान कभी भी अर्जुन के परिवार में स्वीकार्य नहीं हो सकती। राधा ने अर्जुन से कहा, मुझे इसे लेकर बहुत सोचने की जरूरत है महाराज, मैं आपको जवाब जल्दी दूंगी। अर्जुन ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, ठीक है राधा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राधा अब एक बड़ी दुविधा में थी। एक ओर उसका प्यार था और दूसरी ओर उसका परिवार और उसका आत्मसम्मान। वह जानती थी कि अगर उसने अर्जुन के साथ रिश्ते में कुछ किया तो वह अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, लेकिन यह बदलाव कितना बड़ा होगा और क्या वह इसके लिए तैयार थी? राजा जयवीर सिंह ने भी अपनी तरफ से राधा को अपनी ओर से चेतावनी दी थी। उसने राधा को एक दिन महल के एक कोने में बुलाया और कहा, तुम समझती हो राधा कि तुम्हारी स्थिति क्या है? अर्जुन का तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ एक दासी हो। अगर तुमने अर्जुन के साथ कोई कदम उठाया तो मैं तुम्हें महल से बाहर निकाल दूंगा। यह धमकी राधा के दिल में गहरी चुभी। वह जानती थी कि अगर वह अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती है तो उसकी जिंदगी में एक तूफान आएगा, लेकिन क्या वह अपने प्यार के लिए इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी? राधा का दिल अब भारी था और उसे एक बड़ा फैसला लेना था। राधा अब एक बहुत बड़ी उलझन में थी। एक ओर उसका प्यार था जो अर्जुन के रूप में सामने आ रहा था, और दूसरी ओर उसका आत्मसम्मान और परिवार था जो उसकी पहचान और मर्यादा से जुड़ा हुआ था। वह जानती थी कि महल में रहकर उसकी स्थिति हमेशा एक दासी की ही रहेगी, लेकिन क्या वह अपने प्यार के लिए अपने पुराने जीवन को छोड़ सकती थी? और क्या वह अर्जुन के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर सकती थी जब राजा और महल के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे? राधा के मन में ये सवाल एक तूफान की तरह उमड़ रहे थे। वह महल के बगीचे में अकेले बैठी थी, अपने दिल की आवाज को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। लेकिन राधा जानती थी कि इस प्यार की कीमत बहुत बड़ी होगी। वह बगीचे में अकेले बैठी थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने धीरे से उसके पास आकर उसका नाम लिया। राधा ने मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरी बेचैनी और सच्चाई थी जो उसे पहले कभी नहीं देखी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, राधा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल है। मैं एक साधारण लड़की हूं
और आप एक राजकुमार हैं। हमें यह सब छोड़कर अपने रास्ते अलग अलग चुनने चाहिए। अर्जुन ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह चुप नहीं रह सका। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्थिति के बारे में नहीं जानता? मैं जानता हूं कि तुम एक दासी हो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरी आंखों के सामने साफ है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपना जीवन चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर मैंने आपके साथ कोई कदम उठाया तो मेरी जिंदगी कभी भी वापस नहीं हो सकेगी। राजा मेरे साथ कभी सहमत नहीं होंगे और महल के लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने राधा की बातों को गहरी गंभीरता से सुना और फिर उसने कहा, राधा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे राजा या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं हर स्थिति का सामना करने को तैयार हूं। तुम सिर्फ मुझे अपना हाथ दो और हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी को नया दिशा देंगे। राधा को अर्जुन की बातों में सच्चाई दिखती थी, लेकिन वह फिर भी डरी हुई थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ही उलझे हुए थे। क्या वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी? क्या वह सचमुच अर्जुन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी? जबकि उसके सामने इतने बड़े खतरे थे, राधा ने उस दिन अपनी माँ की याद की। वह सोचने लगी कि अगर उसकी माँ यहाँ होती तो क्या कहती। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ने का साहस दिखाना होता है। राधा ने फिर निर्णय लिया कि वह अर्जुन से सच्चाई का सामना करेगी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बगीचे में गई, जहां वह पहले उसे मिल चुका था। अर्जुन ने देखा कि राधा की आंखों में अभी भी एक प्रकार की आशंका थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम तैयार हो राधा? क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो? राधा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे डर है अर्जुन। मैं नहीं जानती कि अगर मैंने तुम्हारे साथ भाग लिया तो क्या होगा। क्या तुम सचमुच मेरे साथ रह सकोगे? अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, राधा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर राधा का दिल हल्का हुआ। उसे लगा कि अर्जुन के साथ वह दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी का अगला कदम उठाएगी, चाहे जो भी हो। अर्जुन और राधा ने मिलकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे महल छोड़ देंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। राधा ने अर्जुन से कहा, अगर हम महल छोड़ते हैं तो राजा को हमें कभी नहीं माफ करेगा, वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर राजा हमें स्वीकार नहीं करता तो हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे, हम अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार होंगे। दोनों ने फिर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। राधा ने महल में अपनी चीजें समेटनी शुरू की, जबकि अर्जुन ने महल के भीतर कुछ भरोसेमंद सेवकों से मदद ली। वे दोनों जल्दी से अपने फैसले को लागू करने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन राजा जयवीर सिंह को इस बात का पता चलते देर नहीं लगी। वह जानता था कि अर्जुन का राधा से बहुत गहरा संबंध बन चुका है। एक दिन राजा ने अर्जुन को अकेले महल के कक्ष में बुलाया और गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? राधा एक दासी है और तुम उसे अपने जीवन में शामिल करने का सोच रहे हो। अर्जुन ने कहा, पिता, मैं राधा से प्यार करता हूं और मैं उसे अपने जीवन का साथी बनाना चाहता हूं। राजा ने गुस्से में कहा, तुम अगर यह कदम उठाओगे तो तुम हमारी परंपराओं और सम्मान को छोड़ दोगे। मैं तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कहता हूं। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं राधा के साथ रहकर ही अपना जीवन जीना चाहता हूं। राजा ने देखा कि अर्जुन का निर्णय निश्चित है और उसकी आंखों में वह साहस था जो किसी और में नहीं था। राजा ने सख्त फैसले की ओर इशारा किया और इसके बाद राजा का महल एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ने वाला था। राजा जयवीर सिंह का गुस्सा अब चरम पर था। उसने अर्जुन के निर्णय को पूरी तरह से नकार दिया था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसका बेटा, जो एक दिन इस राज्य का राजा बनने वाला था, एक दासी से प्यार क्यों कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ राधा की स्थिति थी, एक साधारण गांव की लड़की जो कभी भी महल की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हो सकती थी। राजा को यह स्वीकार नहीं था कि उसका बेटा अपनी जीवन साथी के रूप में एक दासी को चुने। अर्जुन ने राजा के खिलाफ खड़े होने का दृढ़ निश्चय किया। उसका दिल अब राधा के साथ था,
और वह उसकी खुशियों के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करने के लिए तैयार था। पिता, मैं आपसे वचन नहीं तोड़ सकता। मैं राधा से प्यार करता हूं और मैं उसे अपने जीवन का साथी बनाना चाहता हूं, अर्जुन ने अपनी आवाज में पूरा विश्वास रखते हुए कहा। राजा ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में तकरार थी। उसे अपने बेटे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हुए भी वह इस रिश्ते को अपने सम्मान और परंपराओं के खिलाफ मान रहा था। तुम मुझे और हमारे राज्य को शर्मिंदा करोगे अर्जुन। राधा से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ हमें नुकसान ही देगा। तुम हमारे परिवार की शान को गिराने की सोच रहे हो, राजा ने गुस्से में कहा। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह महल की दीवारों और परंपराओं से बाहर अपनी जिंदगी बनाएगा। मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकता पिता, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मैंने राधा को अपना दिल दे दिया है और मैं उसके साथ अपना जीवन बिताऊंगा। राजा को यह बात सुनकर गहरी निराशा हुई, लेकिन उसे यह समझ में आया कि अब वह अर्जुन को किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएगा। अर्जुन ने जो फैसला किया था उसे अब वह बदल नहीं सकता था। राजा की नजरों में अर्जुन का यह निर्णय बहुत ही अपमानजनक था, लेकिन अर्जुन ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का मन बना लिया था। वह अब महल और परिवार की सभी शान और औकात से मुक्त हो चुका था। राधा और अर्जुन के लिए यह एक बहुत बड़ा मोड़ था। वे अब महल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। महल से बाहर निकलने के लिए उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना था, क्योंकि राजा और महल के लोग उनकी राह में रोड़े डालने के लिए तैयार थे। लेकिन अर्जुन और राधा के दिलों में एक नई उम्मीद और साहस था। वे जानते थे कि अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए उन्हें अपने प्यार और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना होगा। इस बीच राधा ने राजा से मिलने का एक आखिरी फैसला लिया। उसने सोचा कि वह राजा के सामने जाकर अपनी बात रखेगी, ताकि वह अपनी स्थिति को समझा सके। राधा ने राजा से मिलने का समय तय किया और महल में पहुंच गई। राजा जयवीर सिंह पहले से ही गुस्से में था, लेकिन राधा ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझाने की कोशिश की। महाराज, मैं जानती हूं कि मेरा स्थान महल में एक दासी का है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि मैं अर्जुन से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ? यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राजा ने चुपचाप राधा की बातों को सुना और फिर गहरी सांस ली। राधा, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि एक दासी और राजकुमार का रिश्ता कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। तुम अगर अर्जुन के साथ जाती हो तो तुम दोनों हमारे परिवार और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाओगे। राधा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने फिर भी कहा, महाराज, मैं जानती हूं कि यह रिश्ता मुश्किल है, लेकिन क्या आप नहीं देख सकते कि हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या आप यह नहीं देख सकते कि मैं अर्जुन के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? राजा की आंखों में अब एक अलग ही भावनाएं थी। वह चुपचाप कुछ सोच रहा था। वह जानता था कि अर्जुन का प्यार सच्चा था और उसने उसे कभी इस तरह से सच्चाई से भरा नहीं देखा था, लेकिन वह फिर भी नहीं मान पा रहा था कि उसका बेटा अपनी शाही प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग कर एक दासी से विवाह करेगा। राधा, राजा ने धीरे से कहा, तुम दोनों अपनी जिंदगी जैसा चाहे वैसा जी सकते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुमने अर्जुन के साथ अपना भविष्य चुना तो तुम अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करोगी। और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने इस राह पर कदम रखा तो तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे डर नहीं है महाराज, अर्जुन के साथ अपना भविष्य चुनने जा रही हूं। हम दोनों साथ में अपना रास्ता तय करेंगे। राजा की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह अपनी स्थिति और फैसलों पर गहरे विचार कर रहा था। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, अगर तुम दोनों का फैसला यही है तो मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम्हें अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन याद रखना, तुम्हें बहुत कठिनाइयां आएंगी। राधा ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद महाराज, मैं जानती हूं कि हमारी राह मुश्किल है, लेकिन हम इसे साथ पार करेंगे। अर्जुन और राधा का निर्णय अब स्पष्ट था। वे महल से बाहर जाने के लिए तैयार थे और उनका प्यार अब उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। राजा ने उन्हें अंतिम बार चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन और राधा के दिल में एक ठानी हुई राह थी। यह तो केवल शुरुआत थी और अब उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। क्या वे इस नई जिंदगी में सच्चे प्यार के साथ खुश रह पाएंगे, या दुनिया
और परिवार की कठिनाइयां उनकी राह में और अधिक रोड़े डालेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अर्जुन और राधा का निर्णय अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था। महल छोड़ने का दिन आ चुका था और उनका दिल सच्चाई, साहस और एक दूसरे के लिए प्यार से भरा हुआ था। हालांकि रास्ता आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे। महल से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, जहां पर कोई महल की दीवारें और परंपराएं नहीं थी, केवल उनका प्यार और विश्वास था। उनकी योजना के अनुसार अर्जुन और राधा महल से भागने से पहले बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। अर्जुन ने कुछ भरोसेमंद सेवकों से मदद ली थी जो उनके भागने में मदद कर सकते थे। राधा ने भी महल में अपनी कुछ व्यक्तिगत चीजें संजो रखी थी, जिनसे वह अपनी पुरानी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जा सके। दोनों जानते थे कि उन्हें किसी भी पल महल के पहरेदारों से सामना हो सकता था, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे को चुना ताकि किसी को भी उनका पता न चले। रात के करीब 2 बजे जब महल पूरी तरह से शांत था, अर्जुन और राधा चुपचाप महल के पीछे से निकल पड़े। दोनों के दिलों में डर था, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी थी। वे जानते थे कि उनके कदम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस नए रास्ते में उनकी असली परीक्षा होने वाली थी। महल छोड़ने के बाद वे एक दूरस्थ गांव की ओर बढ़े, जहां कोई उन्हें पहचानता नहीं था। रास्ते में कई बार उन्हें डर महसूस हुआ, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए वे आगे बढ़ते गए। राधा का दिल भी भारी था, क्योंकि उसने अपने परिवार और गांव को छोड़ दिया था। वह जानती थी कि कभी भी महल लौटने का रास्ता नहीं होगा, लेकिन उसका दिल अर्जुन के साथ था। अर्जुन ने भी राधा को ढांढस बंधाया। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं राधा, हमें अपने प्यार पर विश्वास करना चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम मिलकर उन्हें पार करेंगे। कुछ दिन बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहाँ कोई उन्हें पहचानता नहीं था और यहाँ का जीवन बहुत शांत था, लेकिन वे जानते थे कि यह शांति उनके लिए अस्थायी थी। वे इस गांव में एक नया जीवन शुरू करने का विचार कर रहे थे, जहां उन्हें अपनी पहचान को फिर से बनाना था। गांव में राधा ने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का फैसला किया, जहां वे अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर सकते थे। अर्जुन ने खेतों में काम करने का निश्चय किया ताकि वह अपनी और राधा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि अर्जुन के पास महल का वैभव और ऐशो आराम नहीं था, लेकिन उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ राधा के साथ अपनी जिंदगी का हर पल जीने की चाह थी। वहीं महल में राजकुमार अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर ने राजा जयवीर सिंह को हिलाकर रख दिया। राजा ने तुरंत महल के सिपाहियों को भेजा और हर स्थान पर अर्जुन और राधा की तलाश शुरू करवाई। राजा को यह भी मालूम हुआ कि अर्जुन और राधा दोनों महल छोड़ चुके थे और भागकर कहीं छिप गए थे। राजा ने बहुत कड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसकी नजरें अर्जुन और राधा के प्रति गहरी नफरत से भर चुकी थी। उसने सोचा, अगर अर्जुन ने यह कदम उठाया है तो वह हमारी पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। राजा ने पूरे राज्य में एक बड़ी खोज शुरू कर दी थी और महल के दरबारी भी इस घटना को लेकर चिंतित थे। राजा ने अर्जुन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था ताकि वह महल और राजवंश की गरिमा को फिर से स्थापित कर सके। लेकिन अर्जुन और राधा ने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया था और वे अब किसी भी खतरे से डरने वाले नहीं थे। समय बीतता गया और अर्जुन और राधा ने गांव में एक साधारण लेकिन सुखी जीवन बिताना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनकी जिंदगी की शुरुआत सच्चाई और मेहनत से हुई थी। राधा ने गांव में महिलाओं को सिलाई और बुनाई का काम सिखाना शुरू किया और अर्जुन खेतों में काम करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी मेहनत और सच्चाई को समझने लगे थे। लेकिन एक दिन गांव में एक संदेश आया कि राजा ने अर्जुन और राधा की खोज में अपने सैनिक भेजे। अर्जुन और राधा को इस बात का एहसास हुआ कि उनका शांत जीवन अब खतरे में है। यह खबर उनके लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वे जानते थे कि महल में अब कोई उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। अर्जुन और राधा के लिए यह समय बहुत कठिन था। वे जानने लगे थे कि अगर वे महल से भागने के बाद अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे तो उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना होगा। लेकिन दोनों का प्यार और एक दूसरे के लिए विश्वास इस वक्त भी मजबूत था।
राधा ने अर्जुन से कहा, हमने जो फैसला लिया है वह हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। हम पीछे नहीं हट सकते। चाहे जो हो, हम एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के हर कदम पर रहेंगे। अर्जुन ने उसकी बातों को सुनकर कहा, हमारे बीच कोई भी दीवार नहीं है राधा। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वे हमारा है और हम इसे चुनते हैं। महल या राजा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अब अर्जुन और राधा को पता था कि उनके पास महल और राजा से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उनके आगे एक लंबा रास्ता था और यह रास्ता न सिर्फ प्यार और साहस का था बल्कि उस निर्णय का भी था जो उन्होंने अपने दिल से लिया था। लेकिन इस संघर्ष के अंत में क्या होगा? क्या वे महल के सैनिकों से बच पाएंगे या क्या उनका प्यार और साहस उन्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तक पहुंचा पाएंगे? ये सवाल अब उनके दिलों में और हमारे मन में भी गूंज रहा था। अर्जुन और राधा अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन महल में उनके खिलाफ चल रही खोज ने उनके रास्ते को और भी कठिन बना दिया था। गांव में वे किसी से सीधे नहीं मिल सकते थे क्योंकि यह खतरा था कि महल के सैनिक उन्हें पहचान कर पकड़ सकते थे। इस स्थिति में वे चुपचाप और सावधानी से रहते हुए एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। महल से भागने के बाद राधा और अर्जुन को अब कई बार अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। वे लोग सुबह जल्दी उठकर काम करते और रात में जल्दी सो जाते ताकि किसी को भी उनका कोई संदिग्ध कार्य न दिखाई दे। एक दिन गांव में किसी ने उन्हें देख लिया और यह खबर राजा के पास पहुंच गई। महल के सैनिकों ने तुरंत ही गांव की ओर रुख किया और इस बार उन्होंने पूरे गांव में तालाबंदी शुरू कर दी थी ताकि अर्जुन और राधा को पकड़ सके। अर्जुन और राधा की स्थिति अब और भी कठिन हो गई थी। उनका सुरक्षित रूप से गांव में रहना अब पहले जैसा नहीं था। वे दोनों जानते थे कि अगर वे किसी भी सैनिक के हाथों में आ गए तो उनका भागना मुश्किल हो जाएगा और राजा की नफरत से उनकी जिंदगी को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने महल के सैनिकों से बचने के लिए एक नई योजना बनाई। राधा ने अर्जुन से कहा, हमें अब यहाँ से बाहर निकलने की योजना बनानी होगी। यह गांव हमारी सुरक्षा के लिए अब खतरा बन चुका है। हमें दूर किसी जंगल या पर्वत की ओर जाना होगा जहां हम सुरक्षित रह सकें। अर्जुन ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। हम अगर यहाँ से दूर नहीं गए तो महल के सैनिक हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह जितना कठिन हो सकता है उतना ही सही भी है। हमें अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर कीमत पर यह कदम उठाना होगा। दोनों ने अपने सामान को संजोया और गांव छोड़ने की तैयारी की। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने रास्ते की ओर रुख किया। यह समय बहुत नाजुक था क्योंकि उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना था। जंगल की ओर जाने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह उनके लिए एकमात्र विकल्प था। रास्ते में अर्जुन और राधा ने कई बार महल के सैनिकों के पैदल दस्तों को देखा जो गांव की ओर आ रहे थे, लेकिन वे दोनों छिपकर उनके देखने से बचने में सफल रहे। जंगल की ओर बढ़ते हुए वे दोनों अब अकेले थे, लेकिन उनका साहस और प्यार उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एक पुरानी झोपड़ी मिली जो काफी सुनसान और सुरक्षित दिख रही थी। यह जगह उन्हें थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल अस्थायी शरण है। राधा ने कहा, हम कुछ दिन यहाँ आराम करेंगे, लेकिन हमें जल्द ही एक स्थिर जगह की तलाश करनी होगी जहां हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधा। हमें पहले अपनी जिंदगी को स्थिर करना होगा, फिर हम बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। ये दोनों का संघर्ष अब केवल अपनी जिंदगी को बचाने का नहीं था, बल्कि वे इस समय अपने रिश्ते की मजबूती और अपने प्यार की सच्चाई को भी साबित कर रहे थे। एक दूसरे के साथ उनका बंधन अब और भी गहरा हो चुका था। वे जानते थे कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और राधा जंगल में अपनी छिपने की जगह पर रहे। वे अब पूरी तरह से महल से भाग चुके थे और अपने रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। राधा ने अर्जुन से कहा, हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम एक नए गांव में जाकर अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां हमें कोई जानता ना हो और हम अपनी पहचान बना सकें। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें कभी भी महल से नजरें बचानी होंगी। 1 महीने के बाद वे एक नए गांव में पहुंचे जहां कोई उन्हें पहचानता नहीं था। यहाँ के लोग साधारण थे,
और बहुत अधिक जिज्ञासु नहीं थे। अर्जुन और राधा ने वहां अपना नया जीवन शुरू किया। अर्जुन ने एक छोटा सा खेत लिया और उसे काम में लगाना शुरू किया, जबकि राधा ने गांव की महिलाओं को बुनाई और सिलाई सिखानी शुरू कर दी। हालांकि गांव में उन्हें शांति मिली थी, लेकिन वे हमेशा डर में जीते थे कि कहीं महल के सैनिक उन्हें ढूंढ कर न पकड़ लें। उनका प्यार अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, लेकिन साथ ही साथ उनका जीवन जोखिम से भरा हुआ था। राजा जयवीर सिंह अब हर रोज अर्जुन और राधा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। वह उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव उपाय कर रहा था, लेकिन अर्जुन और राधा के बीच एक दृढ़ संकल्प था, चाहे जो भी हो वे एक दूसरे से कभी नहीं अलग होंगे। इस बीच राधा के दिल में एक सवाल उभरने लगा, क्या हम कभी भी अपने पुरानी जिंदगी से मुक्त हो पाएंगे? क्या हमें कभी भी महल और राजा से माफी मिलेगी? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधा, हमें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमारा भविष्य अब हमारे हाथों में है। हम जितनी मेहनत और प्यार से इसे बनाएंगे, उतना ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ थामा और कहा, तुम सही कह रहे हो अर्जुन, हम दोनों का प्यार हमें कभी हारने नहीं देगा। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी और यह सवाल उठता था कि क्या अर्जुन और राधा को कभी अपनी जिंदगी में शांति मिलेगी या महल के सैनिकों से उनकी जंग जारी रहेगी। ये सब आने वाले दिनों पर निर्भर था। अर्जुन और राधा के लिए जीवन अब शांत और कठिनाइयों से भरा हुआ था। महल से भागने के बाद उन्होंने हर कदम पर संघर्ष किया था, लेकिन उनकी मेहनत और सच्चे प्यार ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। वे अब उस गांव में स्थिर होकर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी। महल के सैनिक अब भी उनकी तलाश में थे और हर दिन उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गांव में उनका जीवन धीरे धीरे आसान हो रहा था और दोनों ने अपनी मेहनत से एक छोटे से खेत को उपजाऊ बना दिया था। राधा ने गांव की महिलाओं को सिलाई बुनाई का काम सिखाया था और अब वह अपने काम में व्यस्त रहती थी। अर्जुन खेतों में काम करता और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। वे जानते थे कि कोई भी उनकी पहचान नहीं जानता, लेकिन डर हमेशा उनके दिलों में रहता था। महल से भागे हुए दो लोग किसी भी समय पकड़े जा सकते थे। एक दिन जब अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, राधा ने देखा कि गांव में कुछ अजनबी लोग आए हैं। वे महल के सैनिक थे। राधा का दिल धड़कने लगा और उसने तुरंत अर्जुन को खबर दी। अर्जुन ने समझ लिया कि वे महल के सैनिक ही हैं जो उन्हें ढूंढने आए थे। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा राधा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। हम किसी भी हाल में उन्हें पकड़े जाने नहीं दे सकते। राधा की आंखों में चिंता और डर था, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हम जितना जल्दी यहां से निकलेंगे उतना ही बेहतर होगा। दोनों ने तुरंत गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह उनका अंतिम मौका था। महल के सैनिक अब पास थे और अगर वे पकड़े गए तो उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं होगा। वे जंगल की ओर भागे जैसे उन्होंने पहले किया था, लेकिन इस बार स्थिति और भी कठिन थी। महल के सैनिकों ने गांव में छानबीन तेज कर दी थी और अब उन्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना था। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि वे फिर से उन पुराने रास्तों से जा सकते हैं जिन्हें वे पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं था। महल के सैनिक अब और भी अधिक व्यस्त थे और अर्जुन और राधा का डर और भी बढ़ गया था। वे जानते थे कि यह आखिरी मौका था और अगर वे फिर से नहीं भाग पाए तो शायद उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। राधा ने अर्जुन से कहा, हमें इस बार न सिर्फ महल के सैनिकों से बचना है, बल्कि हमें और भी सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। मैं जानती हूं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमें अपनी जिंदगी को बचाने के लिए यह सब करना होगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधा, हमें अपने प्यार और एक दूसरे के लिए विश्वास बनाए रखना होगा। हम जितने भी रास्ते चुनेंगे, हमें इसे मिलकर पार करना होगा। यह हमारी परीक्षा है और हम इसे पास करेंगे। वे एक अंधेरे रास्ते से होते हुए जंगल में आगे बढ़े, ये जानते हुए कि महल के सैनिक उन्हें किसी भी क्षण पकड़ सकते हैं। जंगल के भीतर छिपते हुए उन्होंने सोचा कि उन्हें अब एक स्थिर जगह की तलाश करनी होगी जहां वे बिना किसी डर के रह सकें। कुछ दिन बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां वे फिर से छिपने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के लोग बहुत साधारण थे और उन्हें यह विश्वास था
कि वे दोनों कोई अजनबी यात्री हैं, लेकिन अर्जुन और राधा अब तक समझ चुके थे कि अपने आसपास के लोगों को बिना जाने नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने अपना स्थान और पहचान छुपाए रखी। इसी बीच राजा जयवीर सिंह की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। उसकी नफरत और गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अर्जुन और राधा को ढूंढने का फैसला किया। महल में उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा अब खतरे में थी और उसे हर हाल में यह चुनौती स्वीकार करनी थी। उसने अपनी सेना को हर दिशा में भेज दिया था और अब उसे यह यकीन था कि वह अर्जुन और राधा को पकड़ ही लेगा। राजा के आदेश पर महल के सैनिक अब राज्य के हर कोने में उनकी तलाश कर रहे थे। पूरे राज्य में एक अजनबी दंपति की खोज में जनसाधारण से पूछताछ की जा रही थी। ये खबरें अर्जुन और राधा तक पहुंच चुकी थी और उनका डर अब और भी बढ़ गया था। हम अब और यहाँ नहीं रुक सकते राधा, हमें किसी और जगह छिपने की जरूरत है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। राजा हमारी तलाश में पूरी ताकत लगा रहा है। अगर हमें पकड़ लिया गया तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, राधा ने घबराते हुए कहा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या हमें फिर से महल के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हमारे पास अब केवल एक रास्ता है, हमें दूर, बहुत दूर जाना होगा। हम किसी और राज्य में जा सकते हैं जहां कोई हमें नहीं जानता। हम एक नई शुरुआत करेंगे राधा। अर्जुन और राधा का अगला कदम एक नई चुनौती के साथ आ रहा था। क्या वे महल से बचकर दूर किसी नए राज्य में शांति से रह पाएंगे, या फिर राजा और उसके सैनिक उनकी पकड़ में आकर उनके जीवन को और भी कठिन बना देंगे? इस संघर्ष के अंत में ये केवल प्यार और साहस ही है जो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। अर्जुन और राधा का जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था। महल से भागने के बाद उनका हर कदम खतरे में था। हालांकि उन्होंने कई बार अपनी पहचान छुपाई और गुप्त तरीके से गांवों और जंगलों में शरण ली, लेकिन अब वे एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उनकी शांति के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा था। महल के सैनिकों की खोज अब उनकी जड़ों तक पहुंच चुकी थी और अर्जुन और राधा जानते थे कि उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, भागना और छिपना। लेकिन अब यह भी उतना आसान नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन और राधा ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय को एक नई दिशा देने का सोचा। राजा जयवीर सिंह और महल के सैनिकों से बचने के लिए उन्होंने दूर दराज के राज्य की ओर जाने का निर्णय लिया। यह कदम उनके लिए जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन उनके प्यार और साहस ने उन्हें इस फैसले को लेने के लिए मजबूर किया। राधा ने अर्जुन से कहा, अगर हमें अपनी जिंदगी और प्यार को सुरक्षित रखना है तो हमें अब किसी और राज्य में छिपकर एक नई शुरुआत करनी होगी। हम यहाँ नहीं रह सकते। अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो राधा, हमें इस राज्य से दूर जाना होगा। हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां महल के सैनिक हमारी तलाश में न आ सकें और हम बिना डर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। दोनों ने अपने सफर की तैयारी की और उस रात गांव से निकल पड़े ताकि महल के सैनिक उन्हें न पकड़ सके। वे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से होते हुए एक छोटे से रास्ते पर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका प्यार और विश्वास ही था जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी प्रयास था और अगर वे सफल हो गए तो उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जागेगी। सफर के दौरान अर्जुन और राधा ने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी जंगल की खामोशी और घने पेड़ों में रास्ता खो जाता तो कभी उन्हें भूख और प्यास से जूझना पड़ता, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हर मुश्किल घड़ी में उनका प्यार ही उनकी ताकत बना। अर्जुन ने राधा से कहा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे के साथ हैं। हमें हर हाल में आगे बढ़ना होगा। हम इस रास्ते से निकलकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। राधा ने उसे देखा और कहा, हमारे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन हमारा प्यार है और यही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन और राधा का एक दूसरे के प्रति विश्वास उन्हें हर चुनौती से पार पा रहा था। वे दिन रात रास्तों पर चलने के बाद अंततः एक नए राज्य की सीमा पर पहुंचे। ये राज्य महल से बहुत दूर था और यहाँ के लोग किसी को नहीं जानते थे। यहाँ उनका छिपना आसान था। राज्य में पहुंचने के बाद दोनों ने एक छोटा सा घर लिया जहाँ वे शांति से रह सकते थे। अर्जुन ने यहाँ भी खेती करना शुरू किया और राधा ने फिर से गांव की महिलाओं को सिलाई और बुनाई सिखाना शुरू किया।
धीरे धीरे उन्होंने अपना नया जीवन स्थापित करना शुरू किया। यहाँ के लोग उन्हें पसंद करने लगे क्योंकि वे मेहनत करने वाले और ईमानदार थे। अर्जुन और राधा ने अपनी छोटी सी दुनिया को नया आकार देना शुरू किया और उनका दिल खुश था कि वे अब एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। लेकिन राजा जयवीर सिंह की नफरत अभी भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। महल में उसकी खोज अब और भी तीव्र हो गई थी। उसने अर्जुन और राधा को पकड़ने के लिए नए तरीके अपनाए। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो उसकी प्रतिष्ठा और सत्ता पुनः स्थापित हो सकती थी। राजा ने फिर से अपनी सेना को भेजा और उन्हें हर दिशा में अर्जुन और राधा की तलाश करने का आदेश दिया। लेकिन इस बार अर्जुन और राधा ने सावधानी बरती। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि महल के सैनिक अब किसी भी जगह पहुंच सकते हैं और उन्हें हर कदम पर छिपकर चलना होगा। राधा ने एक दिन अर्जुन से कहा, हमें यहाँ भी ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। महल के सैनिक हमारी तलाश में यहाँ भी पहुंच सकते हैं। हमें फिर से भागने की तैयारी करनी होगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमने जितनी दूर भागने की कोशिश की है अब हमें और दूर जाना होगा। लेकिन हम ये सफर एक दूसरे के साथ ही करेंगे। हमारा प्यार ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे इस बार और दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वे एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां उन्हें कोई न पहचान सके और जहां वे बिना किसी डर के जी सके। उनका रास्ता अब और भी मुश्किल था, लेकिन दोनों का संकल्प मजबूत था। वे एक छोटे से शहर में पहुंचे जहां महल के सैनिक नहीं पहुंच सकते थे। इस बार उन्होंने एक गांव में शरण ली जहां लोग न केवल उन्हें समझते थे बल्कि उनका स्वागत भी करते थे। अर्जुन और राधा ने यह एक नई शुरुआत की। वे जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उन्हें डर नहीं था। राजा जयवीर सिंह अब निराश हो चुका था। उसने महसूस किया कि अर्जुन और राधा अब बहुत दूर जा चुके हैं और शायद उन्हें पकड़ पाना अब असंभव था। उसकी गुस्से और नफरत की आग अब ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी सत्ता अब उन दोनों की तलाश से कहीं अधिक असुरक्षित थी। अर्जुन और राधा का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। उनका प्यार और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और इस बार उन्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की तैयारी थी। क्या अब वे अपने नए जीवन में स्थिर हो पाएंगे? क्या महल का खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था या फिर किसी नई चुनौती का सामना उन्हें करना होगा? अर्जुन और राधा अब अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे। वे जिस छोटे से गांव में बस गए थे वहां लोग उन्हें प्यार और सम्मान देते थे। अर्जुन ने अपना खेत फिर से शुरू किया और राधा ने गांव की महिलाओं के बीच अपनी कला को फैलाना शुरू किया। जीवन में कठिनाइयां तो थीं, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत दे रहा था। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अर्जुन और राधा ने भी उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित किया कि वे भी इस समाज का हिस्सा बन सकते हैं। धीरे धीरे गांव में उनके अच्छे संबंध बन गए और वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। राधा ने सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण जारी रखा और अर्जुन ने खेती के बेहतर तरीकों को गांव के किसानों के साथ साझा किया। उनकी मेहनत और योगदान ने गांव में एक नई हवा बहाई और लोग उनकी कड़ी मेहनत को सराहने लगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, शांति कभी स्थिर नहीं रहती। अर्जुन और राधा के जीवन में एक और तूफान आने वाला था। राजा जयवीर सिंह की नफरत अब भी उनके दिल में थी और वह अर्जुन और राधा को कभी शांति से जीने नहीं देना चाहता था। उसने अपनी सेना को एक और बार भेजने का आदेश दिया, लेकिन इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी पूरी सेना को राज्य भर में भेज दिया और गांवों में गुप्त सूचना जुटाने के लिए जासूसों का नेटवर्क बना दिया। राजा की नफरत और तंत्र अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसकी योजना केवल अर्जुन और राधा को पकड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उन्हें पूरी तरह से तबाह करने का इरादा रखता था। महल के जासूस अब हर गांव में घुसने लगे थे और कोई भी अजनबी यदि गांव में आता तो उसे संदेह की नजर से देखा जाता। अर्जुन और राधा जानते थे कि इस बार महल की ताकत और उसकी रणनीतियां बहुत मजबूत थी, लेकिन वे दोनों तय कर चुके थे कि अब वे हार नहीं मानेंगे। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, अर्जुन ने एक दिन राधा से कहा। हमें फिर से भागने का निर्णय लेना होगा। हमें महल के सैनिकों से बचने के लिए और भी दूर जाना होगा।
राधा के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। हमेशा से हम हर समस्या का सामना साथ में करते आए हैं अर्जुन, यही हमारी ताकत है। अगर हमें फिर से भागने का फैसला करना है तो हम इसे एक साथ करेंगे। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है राधा। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं अलग होंगे। उन्हें फिर से अपनी जिंदगी को फिर से बचाने के लिए एक नया रास्ता खोजना पड़ा। वे गांव छोड़ने की योजना बनाने लगे, लेकिन इस बार उनका रास्ता और भी मुश्किल था। महल के सैनिक अब हर जगह थे और अर्जुन और राधा को अपनी पहचान छुपानी थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे जंगल की ओर भागे तो शायद वे महल के सैनिकों से बच सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अब महल के जासूस और सैनिक हर रास्ते पर निगरानी रख रहे थे। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह एक साधारण व्यापारी की तरह दिखता था, लेकिन अर्जुन और राधा को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने उसे नजदीक से देखा और समझ गए कि वह एक जासूस था जो महल के आदेश पर यहां आया था। इस बार वे पहले से ज्यादा सतर्क थे और राधा ने अर्जुन से कहा, हमें अब सचेत रहना होगा। वह आदमी किसी न किसी तरीके से हमारे बारे में जानकारी जुटा रहा है। अर्जुन ने उसी दिन रात में व्यापारी से बातचीत की और पाया कि वह सच में महल के लिए काम कर रहा था। यह खबर उनके लिए एक चेतावनी थी और उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया। हमें आज रात ही यहाँ से निकल जाना होगा, अर्जुन ने राधा से कहा। अगर हम कल तक इंतजार करते हैं तो हम फिर से पकड़ लिए जाएंगे। राधा ने सिर झुकाया और दोनों ने बिना कोई समय गंवाए अपना सामान इकट्ठा किया। वे उस रात गांव से निकल गए और जंगल की ओर रुख किया, लेकिन इस बार वे पहले से ज्यादा चौकस थे। वे जानते थे कि महल के सैनिक अब उनके पीछे हैं और एक बार फिर से वे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए नए रास्ते पर चलने वाले थे। जंगल में बढ़ते हुए उन्होंने एक नई जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजरें हमेशा सतर्क रहती थी। रात्रि के अंधेरे में उनका डर और भी बढ़ गया था, क्योंकि महल के सैनिक अब उनकी तलाश में हर जगह थे। वे डर के साए में रहते हुए किसी भी कीमत पर महल से दूर जाना चाहते थे। अर्जुन और राधा का प्यार और विश्वास उन्हें इस मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बने थे। हालांकि उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका संकल्प और साहस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। क्या अर्जुन और राधा इस बार महल के सैनिकों से बच पाएंगे, या उनका संघर्ष फिर से एक नया मोड़ लेगा? क्या वे अपने प्यार और साहस के साथ एक सुरक्षित जीवन की ओर बढ़ पाएंगे? अर्जुन और राधा ने जंगल में गहरे अंधेरे में अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनके पास केवल एक दूसरे का साथ था और एक नया उद्देश्य, दूर दराज के स्थानों तक पहुंचना, जहां महल के सैनिक उनका पीछा न कर सके। हर कदम में खतरा था, लेकिन उनका प्यार और साहस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जैसे हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ और भी मजबूत हो गया था। रात का समय था और जंगल में सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और हवाओं की हल्की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अर्जुन और राधा ने थोड़ा रुककर कुछ पानी पिया और फिर से चलने लगे। राधा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन उसने अर्जुन से कभी यह नहीं कहा। उसका विश्वास अर्जुन में था और वह जानती थी कि जिस दिन तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, उस दिन तक कोई भी ताकत उन्हें हर नहीं सकती। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, राधा ने धीरे से कहा। यह जंगल बहुत घना है, हमें क्या होगा अगर हम रास्ता भूल जाएं या कुछ हो जाए? अर्जुन ने उसकी चिंता को महसूस किया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम रास्ता नहीं भूलेंगे राधा, उसने कहा। हमेशा याद रखो कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं तोड़ सकती और हम कभी हार नहीं मानेंगे। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके शब्दों ने उसे एक बार फिर से विश्वास दिलाया। वे दोनों जानते थे कि यदि वे इस जंगल को पार कर पाए तो शायद उन्हें कुछ समय की राहत मिल सकती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर संदेह और डर था, क्योंकि महल के सैनिक अब बहुत पास आ चुके थे। अर्जुन और राधा ने अपनी यात्रा जारी रखी और दिन ब दिन जंगल के और गहरे हिस्सों में घुसते गए। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव और भी दूर था और महल के सैनिकों से पूरी तरह सुरक्षित था।
गांव में घुसते ही वे सतर्क हो गए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कोई पहचान न सके, उन्होंने खुद को पहले से छुपाए रखा। गांव में रात बिताने के बाद अर्जुन और राधा ने वहां के कुछ लोगों से सहायता प्राप्त करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे यह गांव छोड़ने से पहले कोई और रास्ता ढूंढ सकें तो शायद उनका भाग्य बदल सकता है। राधा ने गांव की कुछ महिलाओं से सिलाई बुनाई के बारे में बातचीत की और अर्जुन ने खेतों में काम करने की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव वालों के बीच अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन जैसा कि होता है, महल के जासूसों की निगाह अब इस गांव पर भी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह एक साधारण व्यापारी की तरह दिखता था, लेकिन अर्जुन और राधा को उसकी आंखों में कुछ शक हुआ। वे दोनों जानते थे कि जासूसों का कोई भी रूप हो सकता है और अब उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना था। अर्जुन ने राधा से कहा, यह आदमी सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, वह हमारे बारे में जानने आया है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा। हमें अपना कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। अगर हम जल्दी से कोई और रास्ता पकड़ सकते हैं तो हम अपने आप को फिर से बचा सकते हैं। अर्जुन और राधा ने जल्दी से योजना बनाई और अगले ही दिन गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे बिना किसी शक के जंगल की ओर चलें और महल के सैनिकों से दूर जाएं। लेकिन वे यह जानते थे कि कोई भी रास्ता अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उन्हें हर कदम पर सावधान रहना था, क्योंकि महल के जासूस किसी भी समय उनका पीछा कर सकते थे। अब अर्जुन और राधा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उनका पिछला जीवन और वो महल जिसके वे कभी हिस्सा रहे थे अब एक दूर का सपना बन चुका था। लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के लिए उनका समर्पण हर कदम पर उनकी ताकत बनता जा रहा था। वे जानते थे कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो वे किसी भी संकट से पार पा सकते हैं। वे फिर से जंगल की ओर चल पड़े। इस बार रास्ता और भी कठिन था, लेकिन उनके संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे जानते थे कि उन्हें अब कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उन्हें अपना भविष्य बनाना था तो उन्हें अपनी पहचान फिर से छुपानी होगी और किसी ऐसे स्थान की ओर जाना होगा जहां महल के सैनिक उन्हें कभी न पकड़ सके। क्या अर्जुन और राधा इस बार अपने नए जीवन की ओर बढ़ पाएंगे या महल के सैनिक फिर से उन्हें पकड़ लेंगे? क्या उनका प्यार और साहस उन्हें इस कठिन सफर में सफलता दिला पाएगा? अर्जुन और राधा ने जंगल में एक नई यात्रा शुरू की। अब उनका उद्देश्य केवल शांति और सुरक्षा नहीं, बल्कि एक नया जीवन था जो उन्हें महल के काले बादल से दूर रख सके। वे अब इस दुनिया में अकेले थे और उनका हर कदम चुनौतियों से भरा हुआ था। लेकिन वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते। चले आते समय उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने रास्ते से कुछ छिपे हुए निशान छोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आवश्यकता हो वे वापस उन रास्तों को अपना सकें। ये एक चालाक योजना थी, लेकिन यह भी उतना ही जोखिम भरा था, क्योंकि महल के सैनिक अब हर छांव में थे। अर्जुन और राधा हर कदम को सोचे समझे तरीके से उठा रहे थे। उनका विश्वास और प्यार उनके सबसे बड़े हथियार बन चुके थे। कुछ दिन बाद वे एक दूसरे गांव में पहुंचे जो जंगल से और भी दूर था। यह गांव महल के सैनिकों से एकदम सुरक्षित था। अर्जुन और राधा ने जल्दी से यह निर्णय लिया कि वे यहाँ रहकर कुछ समय के लिए छिप सकते हैं। दोनों ने गांव के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। अर्जुन ने यहाँ की जमीन में हाथ लगाया और राधा ने गांव की महिलाओं को सिलाई और बुनाई के काम में मदद दी। धीरे धीरे गांव वाले उन्हें जानने लगे और उनका सम्मान करने लगे। लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह शांति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद वे सोचने लगे कि अब वे कहाँ जाएं। क्या वे यहाँ स्थायी रूप से बच सकते हैं या फिर महल के सैनिकों का खतरा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहेगा? एक दिन जब अर्जुन गांव के खेतों में काम कर रहा था, उसे कुछ दूर से आते हुए सैनिकों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा और उसने तुरंत राधा को खबर दी। राधा घबराई नहीं, बल्कि उसने अपनी पूरी तैयारी करने की सोची। हमें इस बार कुछ और ठिकाना चाहिए। हम इस गांव को छोड़ने से पहले एक सुरक्षित जगह खोज सकते हैं, राधा ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो। हमें इस गांव को छोड़ना होगा, लेकिन हमें जल्दी और चुपके से ऐसा करना होगा। वे सैनिक यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें निकल जाना होगा।
दोनों ने मिलकर योजना बनाई और गांव छोड़ने से पहले एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश की। वे जानते थे कि अब इस बार महल के सैनिक उन्हें पाकर छोड़े नहीं देंगे। यह समय और भी कठिन था क्योंकि अब तक महल के सैनिक उन दोनों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। वे जंगल के और अंदरूनी हिस्सों में जाकर एक शांत छोटा सा गांव ढूंढने की कोशिश करने लगे। ये जगह उनकी अंतिम उम्मीद थी और वे अपनी पूरी ताकत से यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन महल के सैनिक अब बहुत पास थे। अर्जुन और राधा का पीछा करते हुए एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी सैनिक उनके रास्ते में आ रहे थे। ये उनका सबसे कठिन सामना था। राधा ने अर्जुन से कहा, हमें बहुत जल्दी कोई रास्ता तलाशना होगा। हमें पकड़ लिया तो फिर हम कभी बच नहीं पाएंगे। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हम किसी भी हालत में नहीं रुक सकते। हम उन सैनिकों को धक्का देकर आगे बढ़ेंगे। हमें अपना रास्ता बदलना होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। अर्जुन और राधा ने अपनी योजना के तहत जंगल की दिशा बदल दी और सैनिकों से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। ये यात्रा अब और भी कठिन हो गई थी क्योंकि उनके रास्ते में महल के सैनिकों के जाल फैल चुके थे। उन्होंने रात को छिपकर चलने की कोशिश की ताकि उन पर कोई शक न हो, लेकिन जब दिन निकला तो उन्होंने देखा कि महल के सैनिकों ने उनके पीछे बहुत अधिक पड़ाव बना लिए। हमें कुछ और कदम उठाने होंगे राधा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। हमें इस बार जंगल से कहीं और जाने की जरूरत है। हम एक सुरक्षित मार्ग तलाशेंगे, कहीं दूर जहां महल के सैनिक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। राधा ने निश्चय किया कि वे किसी और राज्य में भागने का प्रयास करेंगे। यह रास्ता ज्यादा कठिन था, लेकिन उन्हें लगा कि यही अंतिम अवसर था। वे अब महल से पूरी तरह दूर जाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें अपनी सारी ताकत झोंकनी थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक सुरंग के पास एक छोटी सी गुफा पाई जहां वे छिप सकते थे। सुरंग काफी घनी और दूर दराज थी और यह महल के सैनिकों से पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन अर्जुन और राधा जानते थे कि यह उनके संघर्ष का अंत नहीं था। अब उन्हें एक नया रास्ता ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी को और भी लंबे समय तक छिपाना होगा। वे यहाँ कुछ दिन छिप कर रहे, लेकिन राधा को यह महसूस होने लगा कि यह शांति स्थायी नहीं हो सकती। हमारे पास हमेशा डर रहेगा, महल के सैनिक कभी ना कभी हमें खोज लेंगे, राधा ने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमेशा नहीं राधा, अगर हम अपनी पूरी ताकत और साहस से इस रास्ते पर चलते रहे तो हम एक दिन शांति पा सकेंगे। और यही सत्य था। अर्जुन और राधा ने अपने प्यार और साहस को सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। वे जानते थे कि अब एक नया जीवन शुरू करने के लिए उन्हें महल और उसकी तानाशाही से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। क्या वे अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे या फिर महल के सैनिक उनका पीछा करते रहेंगे? क्या उनका प्यार और संकल्प ही उनकी एकमात्र आशा बनी रहेगी या उन्हें फिर से नए संघर्षों का सामना करना होगा? अर्जुन और राधा अब एक नए संघर्ष में थे। वे जानते थे कि महल के सैनिक उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बार उनके पास एक नई योजना थी। वे दोनों चाहते थे कि उनका प्यार और साहस उन्हें अंततः शांति दे सके। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे महल के सैनिकों से दूर किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां कोई उनका पीछा न कर सके, एक ऐसी जगह जहां उनका अस्तित्व और पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहे। अर्जुन और राधा ने वह गुफा छोड़ी जिसमें कुछ दिन पहले वे छिपे हुए थे और अब उनका मार्ग एक नई दिशा में था। उन्हें कोई सुरक्षित मार्ग ढूंढने की उम्मीद थी, लेकिन रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। जंगल के अंदर गहरी राहों पर चलने के साथ साथ उनके सामने कई नए खतरे भी थे। कभी जंगली जानवरों का डर, कभी कठिन रास्तों का सामना, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। उनका प्यार और एक दूसरे का साथ ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। अर्जुन, क्या हम कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? राधा ने एक दिन उस खामोशी में पूछा जब वे जंगल की गहरी छांव में चलते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। क्या हमें कभी शांति मिलेगी? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राधा, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें अपने विश्वास को और भी मजबूत करना होगा। हम अपने प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन हम उस शांति को पा लेंगे। राधा ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। तुम सही कहते हो अर्जुन, अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं
उनकी यात्रा अब और कठिन होती जा रही थी। महल के सैनिक हर स्थान पर गुप्त रूप से मौजूद थे और अर्जुन और राधा का पीछा करने की उनकी कोशिशें लगातार जारी थी। लेकिन एक दिन जब वे एक छोटे से गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। गांव में आते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ भी महल के जासूस सक्रिय हैं। ये जानकारी उन्हें गांव के कुछ पुराने निवासी ने दी। अर्जुन और राधा को पता था कि इस बार उन्हें और भी सावधान रहना होगा, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि अगर उन्हें अब और शांति चाहिए तो उन्हें महल के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकलना होगा। हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। महल के सैनिक जल्द ही हमें ढूंढ लेंगे, हमें किसी और दिशा में बढ़ना होगा। राधा ने उसकी बात मानी और दोनों ने तुरंत योजना बनाई। वे रात को गांव छोड़ने के बजाय एक नई राह पर निकल पड़े। इस बार उन्होंने अपने रास्ते को और भी छिपकर तय किया। उनकी हर चाल और हर कदम अब गुप्त था, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ चुका था कि महल के सैनिक कभी न कभी उन्हें पकड़ने के लिए हर रास्ते पर घात लगाए बैठे होंगे। वह रात बेहद अंधेरी थी और जंगल की गहरी छांव में अर्जुन और राधा ने एक नए मार्ग की ओर रुख किया। उनका लक्ष्य था एक दूर दराज का राज्य जो महल से बहुत दूर था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जंगल की सख्त राहों के बीच रास्ते में उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो गई। कभी अचानक भारी बारिश आ जाती, कभी जंगली जानवर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते। लेकिन अर्जुन और राधा एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते गए। कुछ दिन बाद उन्हें एक शांत और सुरक्षित स्थान मिल गया जहां वे कुछ समय के लिए रुक सकते थे। यह स्थान घने जंगलों के बीच एक ऊंचे पहाड़ पर था। यहां से महल के सैनिकों को उनके ट्रैक का पता नहीं चल सकता था। दोनों ने इस स्थान को अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। लेकिन इस ठिकाने के बावजूद अर्जुन और राधा की चिंताएं खत्म नहीं हुई। उनका विश्वास अब भी यह था कि महल के सैनिक कहीं ना कहीं उनका पीछा कर रहे होंगे, और यह सही भी था। महल के सैनिक अब और अधिक ज्यादा सशक्त और संगठित हो चुके थे। उन्होंने अब अर्जुन और राधा के पीछे हर कदम पर निगरानी रखने के लिए एक पूरी जासूसी व्यवस्था बना दी थी। इस स्थिति में अर्जुन और राधा को एक बड़े फैसले का सामना करना पड़ा। क्या वे यहाँ रहकर जीवन बिताने की कोशिश करेंगे या उन्हें फिर से अपनी यात्रा जारी रखनी होगी? राधा, यह हम दोनों के लिए एक बड़ा कदम होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाना है तो हमें पूरी तरह से महल और उसके सैनिकों से दूर जाना होगा। हमें एक नया जीवन शुरू करना होगा जहां हमें डर ना हो। राधा ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुम सही कहते हो अर्जुन, लेकिन इस बार हमें अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलना होगा। हम दोनों को एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई महल और कोई राजा ना हो। अर्जुन और राधा ने मिलकर अपनी पहचान बदलने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने पुराने नामों को छोड़ देंगे और नए नाम अपनाएंगे। वे एक नई पहचान के साथ एक नए राज्य में जाने का फैसला करेंगे जहां उन्हें शांति और सुरक्षा मिल सके। लेकिन महल के सैनिकों की नजरें अब भी उन पर थीं। क्या वे अपनी नई पहचान में सुरक्षित रह पाएंगे या फिर महल के सैनिक उनका पीछा करते हुए उन्हें फिर से खोज लेंगे? अर्जुन और राधा ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने पुराने नामों को छोड़ दिया और अपने आप को एक नई पहचान दी। अब वे वीर और सोनल के नाम से जाने जाने लगे। दोनों ने अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह से त्याग दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की जिसमें उनका एकमात्र उद्देश्य शांति और सुरक्षा थी। वे एक नए राज्य की ओर बढ़े जहां महल के सैनिकों का असर नहीं था। इस राज्य का नाम कांतावली था, जो अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। ये राज्य दूर दराज के पहाड़ों और घने जंगलों में बसा हुआ था और यहाँ कोई भी बाहरी शक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती थी। अर्जुन और राधा को इस राज्य में एक नया घर मिला जहां उनका अतीत नहीं था और वे नए नामों से नई जिंदगी जी रहे थे। कांतावली राज्य के लोग बहुत सरल और दयालु थे। अर्जुन और राधा ने जल्द ही वहां के जीवन में समायोजित किया। अर्जुन ने यहाँ के खेतों में काम करना शुरू किया और सोनल ने महिलाओं को बुनाई और सिलाई का हुनर सिखाना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और धीरे धीरे उन्हें अपना नया परिवार मिल गया।
वे अब खुद को हर दिन पहले से अधिक सुरक्षित और खुश महसूस करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महल के सैनिकों की मौजूदगी का डर कभी पूरी तरह से नहीं मिटा। अर्जुन और राधा जानते थे कि कोई भी योजना हमेशा स्थायी नहीं हो सकती। एक दिन जब वे खेतों में काम कर रहे थे, गांव में एक अजनबी आया। वह आदमी सादा कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। अर्जुन ने उसे देखा और तुरंत उसे संदेह की नज़र से देखा, लेकिन सोनल ने कहा, हमेशा डरने से कुछ नहीं होगा। हम एक नए जीवन के लिए यहाँ आए हैं, और अगर हमारा अतीत हमें खींच लाता है तो हमें उसे अपने सामने स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो सोनल, हमें डर के बजाय साहस दिखाना होगा। अगर ये हमारा समय है तो हमें उसे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। वह अजनबी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था, और अर्जुन ने अपनी योजना बनाई कि अगर वह व्यक्ति कुछ संदिग्ध गतिविधियां करता है तो उसे रोका जाएगा। लेकिन जब वह आदमी गांव के मुखिया से मिला तो अर्जुन को समझ में आया कि वह कोई जासूस नहीं था, बल्कि वह कांतावली राज्य का एक व्यापारी था जो गांव के लोगों से मिलने आया था। अर्जुन और सोनल को राहत मिली, लेकिन यह एक सीखने का अवसर था। उन्होंने महसूस किया कि हर नया कदम, हर नई शुरुआत कुछ जोखिमों के साथ आती है, लेकिन यही जीवन है। उन्हें आगे बढ़ने का हक था, और उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ कांतावली में अर्जुन और सोनल की छवि और भी अधिक उज्जवल होती गई। वे गांव के प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए।